नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज टीवी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभिलेख क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभिलेख के प्रकार जैसे शिलालेख, स्तंभलेख, गुहा अभिलेख इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अभिलेख के बारे में जानने से पहले हम उसके कुछ बेसिक नॉलेज को जानते हैं। दोस्तों, साक्ष्य क्या होता है? साक्ष्य दोस्तों इतिहास को जानने के स्रोत को साक्ष्य कहते हैं, अर्थात जिनके द्वारा हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, इतिहास के बारे में कुछ पता चलता है, उन्हें हम साक्ष्य कहते हैं। साक्ष्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य, तीसरा विदेशी विवरण। दोस्तों, साहित्यिक साक्ष्य क्या होता है? दोस्तों, साहित्यिक साक्ष्य 2 प्रकार का होता है। पहला धार्मिक साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा धर्मेतर साहित्यिक साक्ष्य। दोस्तों, पुराने समय में जैसे कोई ग्रंथ लिखे गए थे, धार्मिक ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे रामायण, बाइबिल, कुरान आदि को हम धार्मिक साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। और जैसे कोई पुराने समय में जैसे कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र था, वो धर्मेतर के अंतर्गत आता है। भारत के उस समय के विद्वान विदुषी जिन्होंने भारत के अतीत, उस समय की संस्कृति, राजनीति के बारे में जानकारी दी थी, उसे हम धर्मेतर साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं। जैसे कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र धर्मेतर साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं विदेशी विवरण की। दोस्तों, पुराने समय में जैसे विदेशों से कोई लोग आए थे, भारत में आके उन्होंने भारत के बारे में, यहाँ की संस्कृति, राजनीति, उनके बारे में कुछ लिखा, कुछ कहा था, उसे विदेशी विवरण कहते हैं। जैसे फाहियान आया था भारत में, वहेनसांग आया था, उन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ कहा था, तो उसे हम विदेशी विवरण कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य की। पुरातात्विक साक्ष्य के प्रकार दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभिलेख, भित्तिचित्र, स्मारक, दुर्ग, मोहरे इत्यादि पुरातात्विक साक्ष्य के प्रकार है। अब दोस्तों हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के एक प्रकार अभिलेख की। किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख अभिलेख कहलाता है। ठीक है। अब अभिलेखों के प्रकार दोस्तों शिलालेख, स्तंभलेख, गुहा अभिलेख, मुद्रा लेख, ये अभिलेखों के प्रकार हैं। इनमें हम सबसे पहले शिलालेख की बात करते हैं। शिलालेख किसे कहते हैं? शिलाओं के ऊपर शासन को संचालित करने के लिए राजाओं ने कुछ आज्ञाएं, दोस्तों ये अजाएं नहीं है, आज्ञाएं होगा, राजाओं ने कुछ आज्ञाएं उत्कीर्ण कराई, जिन्हें शिलालेख कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, भारत में सबसे पहले शिलालेख अशोक ने लगवाए थे। अशोक को शिलालेख लगाने की जो प्रेरणा है वो ईरानी शासक डोरियस प्रथम से मिली थी। डोरियस प्रथम को ही दारा प्रथम कहते हैं। ये डोरियस प्रथम ईरान के शासक थे। ये हकमानी वंश के शासक थे। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले शिलालेख अशोक ने उत्कीर्ण करवाए थे। दोस्तों, अशोक के द्वारा कुल 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए गए थे, जो 8 स्थानों से मिले हैं। दोस्तों, इन 8 स्थानों का हम बाद में अध्ययन करेंगे। और जो 14 शिलालेख है, इनका हम जब हम मौर्य शासन पढ़ेंगे
तब अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगला आता है गुहा अभिलेख। गुफा के मुख्य द्वार के अगले हिस्से को सपाट करवाकर अभिलेख लिखे गए, इन्हें गुहा अभिलेख कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये गुफा है, और इसके जो ये वाला हिस्सा है इसको सपाट करवाकर ऊपर वाला हिस्सा, इस पे कुछ लिखा गया, कुछ लेख लिखवाए गए, उसे गुहा अभिलेख कहते हैं। इन गुफाओं का निर्माण आजीवक संतों के निवास के लिए अशोक व उसके पोते के द्वारा करवाया गया। इन गुफाओं का निर्माण अशोक व उसके पोते के द्वारा करवाया गया था। इन गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? इन गुफाओं की संख्या 7 है। अशोक के द्वारा 3 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, जबकि उसके जो पोता था उसका, अशोक का, दशरथ, उसके द्वारा 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, गुहा अभिलेख बारबरा व नागार्जुन की पहाड़ियों से मिले हैं। बारबरा व नागार्जुन की जो पहाड़ियाँ हैं ये बिहार में है। बिहार के गया जिले में बारबरा व नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे की। अशोक के 3 गुहा अभिलेख थे, उनका नाम क्या क्या था? पहला है करण चौपड़ झोंपड़ी, दूसरा सुदामा झोंपड़ी, और तीसरा विश्व झोंपड़ी। दशरथ ने 4 गुहा अभिलेख लिखवाए थे, उनका नाम क्या क्या है? दशरथ के 4 गुहा अभिलेख, पहला लोमेश ऋषि, दूसरा गोपी, तीसरा वापी, और चौथा पथिक। अब आगे चलते हैं हम। स्तंभ लेख किसे कहते हैं? दोस्तों, सपाट स्तंभ के ऊपर गोलाकार चौकी होती है, और इस चौकी के नीचे अधोमुखी कमल होता है, और ऊपर वाले हिस्से पर किसी पशु मूर्ति का अंकन मिलता है। आपको मैं बताता हूँ। जैसे स्तंभ होते हैं, जैसे ये स्तंभ है, इसका जो स्तंभ के ऊपर आपको गोलाकार चौकी दिखाई दे रही है, इस गोलाकार चौकी पर यहाँ पे पशु मूर्ति का अंकन मिलता है। यहाँ पे गोलाकार चौकी के ऊपर पशु मूर्ति का अंकन मिलता है। इस चौकी के नीचे अधोमुखी कमल होता है। जैसे यहाँ पे इस चौकी के नीचे अधोमुखी कमल होता है, और ये वाला जो स्थान है जो आपको सपाट दिख रहा है, ये वाला इसे यष्टि कहते हैं, और जो ये आपको दिखा रहा हूँ ये वाला भाग, इसे यष्टि कहते हैं। और इस भाग पे ही जो राजा थे उन्होंने आज्ञाएं उत्कीर्ण करवाई थी। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है, आप देखिए स्क्रीन पर, सपाट हिस्से पर कुछ लाइनें उत्कीर्ण करा दी गई जिन्हें स्तंभ लेख कहते हैं। ये स्तंभ है, ये चोनार यूपी के पीले पत्थरों से निर्मित है। ठीक है। स्तंभ लेख की 7 लाइनें मिली है, ये 6 स्थानों से मिले हैं। तो दोस्तों, स्तंभ लेख की एक लाइन, जो स्तंभ लेख की एक लाइन होती है वो एक स्तंभ लेख के बराबर होती है। अर्थात एक लाइन को हम एक स्तंभ लेख कहेंगे, 2 लाइनों को 2 स्तंभ लेख कहेंगे, और 7 लाइनों को 7 स्तंभ लेख कहेंगे हैं। और ये जो स्तंभ लेख है
ये 6 स्थानों से मिले हैं। दोस्तों हम इनका विस्तार से अध्ययन जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तब करेंगे। अब बात करते हैं मुद्रा अभिलेख की। प्राचीन काल में मोहरों पर उत्कीर्ण अभिलेख मुद्रा अभिलेख कहलाते हैं। अब हम जो वृहद शिलालेख है, वृहद शिलालेख 14 थे और ये 8 स्थानों से मिले थे। इन 8 स्थानों की हम बात करते हैं। दोस्तों वृहद शिलालेख 14 है और ये 8 स्थानों से मिले हैं। लघु शिलालेख 17 स्थानों से मिले हैं। लघु शिलालेखों पर 1 से 5 के बीच में लाइनें उत्कीर्ण कराई हुई मिलती है, जबकि वृहद शिलालेख में 14 लाइनें मिलती हैं और ये 8 स्थानों से मिलते हैं। 14 लाइनें मिलती है, इसका मतलब 14 शिलालेख है। अगर 1 लाइन मिलती तो 1 शिलालेख होता और 14 लाइन मिली है, इसका मतलब 14 शिलालेख है। ये 8 स्थानों से मिले। दोस्तों प्रत्येक स्थान से वही 14 लाइनें होती है। जैसे 8 स्थानों से मिले हैं तो 8 स्थानों पर वो ही 14 लाइनें मिली है। इन्हें 14 शिलालेख कहते हैं। तो दोस्तों ये 8 स्थान कौन कौन से हैं, हम इनकी बात करते हैं। तो दोस्तों जो इंसान होता है वो रात्रि में सोता है। सुबह कौन सोता है? जानवर। सही कहा ना, सुबह जानवर सोते हैं। तो अगर इंसान सुबह सोएगा तो हम अपनी लैंग्वेज में उसे क्या कहेंगे? गधा, है ना। तो सुबह जो सोएगा इंसान उसे हम कहेंगे गधा है ये तो, इसलिए। और शाम को सोएगा तो उसे भी हम कहेंगे ये तो गधा है, क्योंकि हमारा जो सोने का टाइम होता है वो होता है रात्रि में। इसलिए एक ट्रिक है वृहद शिलालेख जो 8 स्थानों पे मिले हैं उनकी, कि शाम को जो सोएगा वो गधा, शाम को जो सोए वो गधा। ठीक है, अब इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं। पहली है शाह से शाहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में है, ये खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है। दूसरी जो है ये मैं से मानसेरा पाकिस्तान में है और खरोष्टी लिपि है इसकी भी। तीसरा वृहद शिलालेख को से कालसी उत्तराखंड में मिला है और इसकी लिपि ब्राह्मी है। चौथा जो से जोगढ़ ये उड़ीसा में है, इसकी लिपि ब्राह्मी है। पांचवा सो से सोपारा ये महाराष्ट्र में मिला है, इसकी लिपि भी ब्राह्मी है। छठा है दोस्तों ए से एरगुड़ी, ये आंध्र प्रदेश में मिला है, ये ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि दोनों में उत्कीर्ण है। अर्थात दोस्तों ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को मिलाकर हम जो लिपि होती है उसे ब्रुष्टोफेदम लिपि कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भी ब्रुष्टोफेदम लिपि थी। दोस्तों सातवां गै से गिरनार ये गुजरात में मिला है, इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। आठवां धा से धोली ये उड़ीसा में मिला है, इसकी लिपि भी ब्राह्मी लिपि है। तो दोस्तों आपको ये 8 स्थान समझ में आए होंगे। दोस्तों जो पाकिस्तान में मिले हैं ये 8 स्थान हैं, उनमें से 2 स्थान पाकिस्तान में हैं, एक शाहबाजगढ़ी और एक मानसेरा। पाकिस्तान के स्थान हैं वहाँ पे जो लिपि मिली है वो खरोष्टी लिपि मिली है, जबकि भारत में जो स्थान है वहाँ की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। बस सिर्फ एक एरगुड़ी है जो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में मिली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। इसके अंदर जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।